हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने डीएलएड 4th सेमेस्टर की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं इस क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारी क्लास में टाइम से आ जाएं। ठीक है, तो जैसे आप सभी को पता है 4th सेमेस्टर के लिए हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हम करने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं और ये आपका पेपर फर्स्ट है। क्या है? ये आपका पेपर फर्स्ट है और काजल मैम आपको यहाँ पर डीएलएड 4th सेमेस्टर की तैयारी करा रही हूँ और इस सेमेस्टर में हम अपनी बहुविकल्पीय प्रश्न कर चुके हैं। और फर्स्ट पेपर का अगर आपने बहुविकल्पीय प्रश्न वाली क्लास नहीं देखी है, वो मैंने पार्ट 2 में कराई है। एक पहला पार्ट है और एक सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो आप दोनों पार्ट ही देखिए, दोनों में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपने अगर सेकंड पेपर नहीं देखा है तो वो भी देखिए। तो हम यहाँ पर फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और फिफ्थ पेपर का आपका जो है बहुविकल्पीय प्रश्न करा चुकी हूँ। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम अपने क्लास में करने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न और ये हमारे पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट का हमारा नाम क्या है? आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। ठीक है, तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए हमारे साथ क्लास में और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारी क्लास में जुड़ के अपने 4th सेमेस्टर की अच्छे से तैयारी कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और लाइक भी करें क्लास को और ये भी बताएं आपको क्लास कैसी लगी है, क्योंकि मुझे आपका फीडबैक चाहिए होगा। फीडबैक से मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा आपका कि हाँ आपको क्लास अच्छी लग रही है, समझ में भी आ रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए अपनी क्लास को। चलिए देखेंगे पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या दिया है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो भाषा में ठहराव के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? भाषा में ठहराव के लिए। इसमें आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो इसको आप कोशिश करिए कि जितना पूछा है उतना ही लिखना। आप अगर एक्स्ट्रा लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया है गंगा के 4 पर्यायवाची बताइए। तो ये आपका 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गंगा के 4 पर्यायवाची क्या होंगे? देव नदी होगा, भागीरथी होगा, सुरसरिता होगा और मंदाकिनी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे गंगा के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका देखिए आपका 22 में आया है और 21 में भी आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है हमारा कि तुकांत शब्द है। क्या है? तुकांत शब्द है। या क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है कि तुकांत शब्द से आप क्या समझते हैं। तो आंसर हम इसमें क्या लिखेंगे कि तुकांत शब्द वे शब्द हैं जिनके अंतिम वर्ण समान होते हैं, जैसे रहन सहन, मिलना जुलना, ये सारे। ठीक है, जिनसे जो बोलने में क्या होती है, एक तुकबंदी होती है। आगे चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4th नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि आरोही क्रम व अवरोही क्रम में क्या अंतर है। क्या क्वेश्चन पूछा है? आरोही क्रम और अवरोही क्रम में क्या अंतर है। तो देखते हैं क्या अंतर है। जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखते हैं, जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम में लगते हैं तब भिन्नों के इस क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? आरोही क्रम कहते हैं। और अगली डेफिनेशन क्या दी है कि जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों को घटते क्रम में लिखते हैं वह आरोही क्रम, वह अवरोही क्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जब हम घटते क्रम में रखेंगे तो अवरोही क्रम कहलाएंगे, जब हम बढ़ते क्रम में रखेंगे तो क्या होगा? आरोही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5th नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि गुणांक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको आपके मैथ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपके हिंदी के भी क्वेश्चन होंगे। भले ही पेपर आपका एजुकेशन का है, यहाँ पर आपको सब चीज़ का मिक्सअप मिलने वाला है 4th सेमेस्टर में। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर इसका आंसर देखेंगे। गुणांक एक ऐसा कारक है जो किसी अन्य चीज के आधार मूल्य को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? आधार मूल्य को बढ़ाता है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि द्विज शब्द किसे कहते हैं। तो द्विज शब्द किसे कहते हैं? द्विज शब्द का अर्थ है 1 से 2 बार प्रयोग आने वाला शब्द। ठीक है, 1 से 2 बार प्रयोग आने वाला शब्द क्या कहलाता है? द्विज शब्द कहलाता है। ठीक है,
जैसे आप मान लीजिए दिक्कत, क्या है, दिक्कत, 2 बार आ गया दिक्कत, ठीक है। इस तरीके से अगर शब्द आते हैं तो हमारे द्विज शब्द कहलाते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन दिया है हमारा, 21 में पूछा गया है कि लिपि किसे कहते हैं। तो आंसर इसमें हमें लिखना है कि किसी भी भाषा की लिखावट को लिखने का ढंग, किसी भाषा की लिखावट को लिखने का ढंग क्या होता है, लिपि कहलाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है सह अवाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, सह अवाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। ये अभी आपका 21 में पूछा गया है। तो दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच यदि अधिकतम उभयनिष्ठ अर्थात वे संख्याएं सह अवाज्य कहलाती हैं। क्या है, जिसमें अधिकतम उभयनिष्ठ होते हैं वो संख्या कहलाती हैं सह अवाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 3, 3 4, 5 6 के जोड़े में होती हैं, ठीक है। अब हमने 8 नंबर क्वेश्चन देख लिया है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, कि 40 पुस्तकों को 6 विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित करने पर कितनी पुस्तकें शेष बचेंगी। तो इसको मैं सॉल्व करूंगी, आप भी मेरे साथ देखना कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मूल क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है, माना, ठीक है। मूल्य क्या है, x है, ठीक है। और कुल पुस्तकें कितनी हैं, कुल पुस्तकें 40 हैं, ठीक। प्रत्येक रूप से प्रत्येक छात्र को कितनी देनी है, 6 पुस्तकें देनी है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, x इंटू 6 बराबर 40, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, इधर लिख दे रही हूँ मैं, x बराबर, इसको 6 को इधर लाएंगे तो ये कितने हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो 40/6 हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको काटेंगे, तो यहाँ पर हम रफ में करके देख लेते हैं। अगर 6 से हम 40 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 छंग 36, कितने बचे, 4 बचे, तो शेष कितना बचा, 4। तो यही 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं रफ कर देती हूँ नीचे वाले को, ये आप कॉपी पे अपने नोट डाउन कर लेना कि इस तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चन ही आपसे जो है पूछे जाएंगे। आप ये मत सोचिएगा इतना मैंने लॉन्ग मेथड इसका क्यों कराया, क्योंकि अगर वहाँ पर आपको सॉल्व करना है तो आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनानी है, वहाँ पे थोड़ा लॉन्ग मेथड जो है यूज़ करना है सवाल को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अगर हम बेसिक में बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम बच्चों को पूरा उसको प्रॉपर बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो शेष पूछा था, तो शेष बराबर 4, कितनी बची, 4 बची, 4 पुस्तकें बची, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसको जो है अच्छे से सॉल्व कर लिया होगे, और अगर आएगा क्वेश्चन ऐसा तो आप कर सकते हैं। ये आपका 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हमने 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्याएं वह वास्तविक संख्याएं हैं जो परिमेय नहीं हैं, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, जिन भिन्नों को हम क्या है, पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं,
वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। पी और क्यू क्या है, पूर्णांक हैं, क्या है ये दोनों, क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को पी वाई क्यू में नहीं लिख सकते हैं तो हमारा क्या है, वह अपरिमेय संख्या है। अगर लिख सकते हैं तो परिमेय संख्या है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, काव्य का क्या अभिप्राय है। काव्य का क्या अभिप्राय है, तो काव्य वह रचना है जिसे, हमारा 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि गणित, 12 नंबर क्वेश्चन दिया है गणित शिक्षण के 2 लाभ बताइए। क्या है, गणित क्वेश्चन दिया है कि गणित शिक्षण के 2 लाभ बताइए। तो पहला होता है संख्याओं का ज्ञान और तर्क करने की क्षमता को बढ़ाना, ठीक है, ये 2 लाभ होते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है थर्ड क्वेश्चन दिया है कि अयोगभाव के 3 प्रकार बताइए। तो अयोगभाव के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, अनुस्वर, अनुनासिक स्वर और विसर्ग, ठीक है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, अयोगभाव होते हैं। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है स्पर्श व्यंजन से क्या अभिप्राय है। क्या है, स्पर्श व्यंजन से क्या अभिप्राय है, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख द्वार बंद हो जाते हैं तथा इस प्रकार बोले जाते हैं कि हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात्र करती है, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क ख ग घ अड़ा ड ढ ता थ द ध, ठीक है, ये सारे आपके होते हैं और ये आपका 17 और 22 पे पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। तो अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए, तो वह स्वर केवल, क्या क्वेश्चन दिया है, आंसर दिया इसका कि जब स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तो उनका रूप क्या होता है, साधारण होता है, परंतु जब स्वर नाक से बोले जाते हैं, किससे, नाक से बोले जाते हैं, तो उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे इस तरीके से हम लगाते हैं, ठीक है, चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ऐसे स्वर नाक से बोलने जाने के कारण क्या, अनुनासिक, क्या है, अनुनासिक, जैसे इसके जो है इसका अनुनासिक बोल लिखा है, इसी से पता चल रहा है, नासिक मतलब नाक से बोलना, जैसे उंगली, आंधी, इस तरीके से। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि हलंत से क्या अभिप्राय है। जो हलंत नीचे इस तरह से, हलंत से आश है आधा वर्ण या स्वर रहित वर्ण। जब किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना होता है तो हलंत लगाते हैं, ठीक है, जैसे का के नीचे इस तरीके से हलंत लगा दिया तो क्या हो गया, ये स्वर रहित हो गया, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर स्वर है, अगर केवल आप इसको ऐसे करके लिखेंगे तब ये स्वर जो है इसमें होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है चा वर्ण की ध्वनि कितनी है। चा वर्ण की ध्वनि कितनी है, नाम बताइए। तो चा छा जा झा उआ, ठीक है, तो कितनी हो गई, 5 ध्वनियाँ हो गई हमारी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर है। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि गुणा में कौन कौन सी सक्रियाएं होती हैं, लिखिए। तो गुणा में कौन कौन सी सक्रियाएं होती हैं, गुणा में निम्न सक्रियाएं होती हैं जिसमें गुणनफल होगा, गुणज होगा और गुणांक होगा, ठीक है, यहाँ पर आप, ठीक है, ये सब होते हैं। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है स्थानीय मान से, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको बताऊंगी कि 3, 4, 5 में सभी इस अंकों का स्थानीय मान लिखिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो लिखेंगे 3, 4, 5, ठीक है, इसका क्या होगा, 5 × 1 बराबर 5। अगला 4 का निकालेंगे, 4 × 10 बराबर 40, ठीक है। 3 का निकालेंगे, 3 × 100 बराबर 300, ठीक है, ये हमारा स्थानीय मान निकल आया। आपको वहाँ पर भी इसी तरीके से निकालना है, आपको जो है इजी वाला मेथड नहीं अपनाना है। बीटीसी में अगर आप
इजी मेथड अपनाएंगे तो वहाँ पे आपके नंबर कटने की संभावना ज़्यादा होती हैं। तो जितना हो सके ऐसे आपको पढ़ाना है, वहाँ पे ऐसे आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए आप अगर बच्चे को पढ़ाते हैं, अगर बच्चा आपसे पूछता है कि स्थानीय मान को हम सर या मैम कैसे निकालेंगे, तो उसे आप इसी तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इकाई, ठीक है, दहाई और ये सैकड़ा, ठीक है। इतना तो आप समझ ही जाएंगे, सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? 21 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विधानवाचक और निषेधवाचक वाक्यों में क्या अंतर है, उदाहरण सहित बताइए, ठीक है। तो विधानवाचक और निषेधवाचक, पहला देखेंगे विधानवाचक क्या है। विधानवाचक वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने का सामान्य ज्ञान हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए वह प्रतिदिन योग करता है, तो काम का करना क्या है, काम का करना, ठीक है। और लता नाचती है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, काम हो रहा है, ठीक है। तो काम का करना या होना ये क्या होते हैं, विधेयवाचक होते हैं। अब देखते हैं निषेधवाचक क्या होते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि निषेधवाचक वाक्य, तो जिन वाक्यों में किसी के निषेध का ज्ञान होता है, ठीक है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। वह प्रतिदिन योग नहीं करता है, ठीक है। तो नहीं करता है तो क्या है, ये निषेध हो गया, ठीक है। आप इंग्लिश में कह सकते हैं इसको कि नेगेटिव हो गया वाक्य, ठीक है। तो अगला इसमें है कि लता नाचती नहीं है, तो नहीं नाचती है, ठीक है। तो क्या हो गया, निषेध हो गया इस चीज़ में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप इन दोनों को समझ गए होंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर है। 22 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व क्या हैं। ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व क्या हैं। तो ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व जो हैं यहाँ पर दिए हैं, मैं एक एक करके आपको बताऊंगी इसके बारे में। तो पहला हमारा ऑप्शन में क्या दिया है, तो पहला हमारा क्या दिया है पॉइंट इसमें, स्पष्ट का होना ध्वनि श्रवण के अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि बोलने में स्पष्टता होगी तो सुनने वाला सुनकर उचित अर्थ ग्रहण कर सकेगा, ठीक है। आगे अगला है इसमें कि सार्थकता ध्वनि उच्चारण में ध्यान रखना चाहिए, मतलब सार्थकता हो इसमें, अगर हम ध्वनि उच्चारण कर रहे हैं तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि वाणी सार्थक हो और आवश्यक ध्वनि विस्तार नहीं होना चाहिए और अनावश्यक ध्वनि विस्तार नहीं होना चाहिए, ना ही शब्दों को बार बार आवृत्ति होना चाहिए। वर्णों में सार्थकता होना आवश्यक होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट आपका दिया है कि यहाँ पे शुद्धता, तो यह ध्वनि का मुख्य मूल तत्व है, जिसके बिना ध्वनि का अर्थ ही नहीं सिद्ध हो सकता है। ध्वनि का शुद्ध उच्चारण मान्य और परिष्कृत होना चाहिए। अगला दिया है कि तारंगता, ठीक है। तो ध्वनि में आरोही अवरोही बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्या है, ध्वनि में आरोही अवरोही बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक समान वाचन में श्रोता ऊब जाता है, ठीक है। अर्थात अर्थ ग्रहण की दृष्टि से स्वराघात और बलाघात की तारकता होना आवश्यक है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के 3 श्रेणियां लिखिए। तो कौन कौन सी हैं, स्वर होते हैं, अंतस्थ स्वर होते हैं और ऊष्म स्वर होते हैं, ठीक है। और 24 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि अयोग भाग के 3 प्रकार बताइए। तो सेम क्वेश्चन है ये, अभी हमने ऊपर देखा था इसको, और ये आपका 16 और 22 में पूछा गया है, ठीक है। कि अयोग भाग का तो अनुस्वर हो गया, अनुनासिक हो गया और विसर्ग हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि हास्प के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम बताइए। तो हास्प स्वर, ठीक है। तो कौन कौन सी, आ ई उ और ऋषि ऋषि, ये हमारे क्या होते हैं, हास्प होते हैं। हास्प, दीर्घ और लुप्त, आपको पता है तीन तरीके से होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 26 नंबर। तो बालघात क्या है, ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो बालघात शक्ति की
वह मात्रा है जिसमें ध्वनि, अक्षर, शब्द अथवा वाक्य का उच्चारण किया जाता है और उच्चारण अधिकत के कारण ही अपेक्षिता अधिक बालघात युक्त ध्वनि, अक्षर या शब्द आदि जैसे आस पास के अन्य ध्वनियों आदि से अधिक मुखर और शक्तिशाली होता है। ठीक है, ये क्या हुआ है, बालघात होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलते हैं अपने 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 27 वाला क्वेश्चन दिया है, जिहा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कर उनके नाम लिखिए। तो ये जिहा के आधार पे हैं आपके, अग्रस्वर होगा, मध्य स्वर होगा और पश्च स्वर होगा। ठीक है, तो ये जिहा के आधार पे हैं। तो इसमें आ, ई, अग्रस्वर में कौन कौन से आएंगे, ई, रेश ऋषि, ए आएगा। ठीक है, मध्य स्वर में केवल आपका आ आता है, वो भी छोटा आ। पश्च स्वर में क्या आएगा, उ, ओ और आ आएगा। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, जिहा के आधार पर होते हैं। और अगर आपसे मुख के खुलने के आधार पर पूछा जाता है तो आके समृत, विव्रत, अर्धसमृत और अर्ध विव्रत होते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया है कि जो ऋषि ऋषि है इसका इस स्वर का उच्चारण स्थान क्या है। ये आपका 16 और 22 दोनों में पूछा गया है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, इसका मूर्धन्य होगा। ठीक है, तो कठोर तालु या कठोर तालु होगा, या आप इसे मूर्धन्य भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए उनमें निहित विचारों, भावों एवं तथ्यों को समझने हेतु महत्वपूर्ण बातें बताइए। तो पहली इसमें क्या दी है, उचित आसन और मुद्रा होना चाहिए। फिर दूसरा यहाँ पे दिया है एकाग्रता होना चाहिए, फिर धैर्य हो, फिर अर्थबोध हो उसका, फिर शांत वातावरण हो। ये किसके लिए हैं, पाठ्य वस्तु के मौन वाचन करने के लिए उपयोगी हैं। चलते हैं हम अपने 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि वाचन दोष को दूर करने की विधियां हैं। तो वाचन दोष को दूर करने की विधियां क्या हैं, आवृत्ति है, पुनरावृत्ति कर सकते हैं और स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, स्पष्टता हो और निवारण कर सकते हैं। ये हमारे किसमें है, वाचन दोष को दूर करने की विधियां हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन दिया है हमारा, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें ऑप्शन दिया है, जैसे राजन दिन भर लिखता है। तो कैसे लिखता है, राजन दिन भर लिखता है। ठीक है, राजन राधा से तेज दौड़ती है। तो कैसे दौड़ती है, तेज दौड़ती है। तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए इसे क्रिया विशेषण कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, वचन किसे कहते हैं। तो वचन एक बे वाले वचन नहीं है, 7 फेरों वाले, ये वचन अलग है। तो हिंदी वर्णमाला में जिन शब्द से किसी वस्तु या एक या अनेक होने का ज्ञात होगा उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाए तो हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है, वचन के प्रकार बताइए। तो वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। तो एक वचन क्या वो कौन कौन से होंगे, वह एक वचन में शब्द के जिस रूप में एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन में क्या होगा, तो एक वचन के ऑप्शन क्या क्या होंगे, जैसे लड़का, औरत, मोर और चाग। ठीक है, अगला है बहुवचन। तो शब्द के जिस रूप से बहुत से व्यक्ति अथवा बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, जैसे घोड़े, बालकों, ये सब आपके क्या होंगे, बहुवचन होंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को बताइए। तो आकाश, वर्षा, झूठ, सत्य, पानी, सहायता, ये सब आपके एक वचन में होंगे। ठीक है, झूठो नहीं हो सकता है, बरसों नहीं हो सकता है,
पानियों कर सकते हो आप, नहीं कर सकते हो ना तो एक वचन में होगा। आकाश का आकाशों नहीं हो सकता है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे कि ध्वनि किसे कहते हैं, तो भाषा की इकाई को ध्वनि कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि हिंदी की लिपि का नाम बताइए, तो हिंदी की लिपि सभी को पता है देवनागरी लिपि है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों, यहाँ पे वर्णों होगा। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि संयुक्त व्यंजन छ किन वर्णों के योग से बना है, तो संयुक्त व्यंजन किसके योग से बना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये आपका बहुविकल्पी में भी आ सकता है। तो का प्लस शा से छा बना है। अगला दिया है संयुक्त व्यंजन त्रा किन दो वर्णों के योग से बना है, तो त्रा किन दो वर्णों के योग से बना है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ता प्लस रा। लेकिन ता के नीचे आप ये याद रखिए कि ता के नीचे हलंत जरूर लगा होगा, अगर केवल ता होगा तो ये नहीं माना जाएगा, तो ये गलत होगा। ठीक है, और दोनों के नीचे भी हलंत नहीं हो सकता है, क्या है, और दोनों के नीचे भी हलंत होगा, जैसे ता और रा के पीछे, तो भी ये गलत होगा। ठीक है, तो ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा आपका। तो ता प्लस रा क्या हो जाएगा, त्रा हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है संयुक्त व्यंजन ज्ञा किन वर्णों के योग से बना है, तो संयुक्त व्यंजन जा और म के योग से बनता है। ठीक है, ज्ञा बन गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है जो ये विंदी करके लगी होती है, यह किसका चिन्ह है, तो ये किसका चिन्ह है, अनुस्वर का चिन्ह है। ठीक है, तो अनुस्वर का ये चिन्ह है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है यह चिन्ह किसका है, ये चिन्ह जो दिया है ये किसका है, ये किसका है, चंद्र बिंदु का। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके बाद है अतिवृष्टि का विलोम बताइए, तो अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा, अनावृष्टि होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद हम अपना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है आवर्चीन का विलोम है, आवर्चीन क्या होगा, प्राचीन का विलोम होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन दिया है पठन क्या है, पठन के सोपान बताइए। ठीक है, तो पठन का अर्थ जोर से पढ़ना अथवा मौन रूप से पढ़ना, इससे मुद्रित सामग्री का अर्थ तथा भाव समझ में आना चाहिए। ठीक है, जो हम कहना चाह रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। इसके सोपान कौन कौन से होते हैं, पठन के प्रमुख 3 सोपान होते हैं। पहला इसमें होता है मुद्रित प्रतीकों की पहचान, सेकंड इसमें होगा अर्थ ग्रहण करना, फिर थर्ड है अर्थ ग्रहण का उपयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं बताइए, तो कौन कौन सी अपेक्षाएं होती हैं, तो चित्र पठन, शब्द पठन, शाब्दिक पठन और वर्ण पठन, ये सारी हमें क्या होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं बच्चे से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं बताइए। ठीक है, उच्च शिक्षा की पूछी गई है यहाँ पर, तो पहला इसमें होगा चिंतनात्मक पठन और सृजनात्मक पठन। ठीक है, उससे पहले हमने प्राथमिक स्तर पे पढ़ा था, अब ये क्वेश्चन आपका उच्च प्राथमिक पे है। ठीक है, अब हम चलेंगे 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है उच्चारण के दोष बताइए, तो उच्चारण के दोष कौन कौन से होंगे, पहला इसमें दिया है रुक रुक कर बोलना, दूसरा दिया है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या दिया है, दीनता के स्वर में बोलना, फिफ्थ है कि गा गा कर बोलना, इसके बाद दिया है मुख के भीतर बदबू दांतों वाला बोलना। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये उच्चारण के दोष होते हैं सारे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है स्वतंत्र अभिवृत्ति का क्या आशय है, तो स्वतंत्र अभिवृत्ति का आशय है लिखित तथा मौखिक
लिखित तथा मौखिक दोनों अभिवृत्तियों से है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखित और मौखिक दोनों अभिवृत्तियां होंगी, वो क्या होंगी, स्वतंत्र अभिवृत्ति कहलाएगी। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है, हिंदी भाषा शिक्षक किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पठन अभिवृत्ति का विकास करता है। तो यहाँ पर पहले हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि बालक में पढ़ने के प्रति आनंद के भाव का विकास करना। अगला हमारा ऑप्शन इसमें आएगा कि बालकों के सृजनात्मकता की ओर प्रेरित करना। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि आप 2 पॉइंट ही लिखें, क्योंकि अति लघु में हम कम लिखेंगे तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से नंबर मिलते हैं। ठीक है, अगर इसमें आप ज़्यादा लिख देंगे तो आपको जो है बहुविकल्पीय में तो आपको जो है लघु उत्तरीय प्रश्न में करने में परेशानियां होंगी। आगे चलते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन दिया है कि परिवेशीय विषयों पर चर्चा से लाभ बताइए। तो क्या लाभ हो सकते हैं, पहला इसका होगा कि परिवेशीय विषयों पर चर्चा द्वारा बालकों के ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। सेकंड इसमें है, बच्चे जिज्ञासु होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, थर्ड हम डाल सकते हैं इसमें कि भाषाई कौशल का विकास होता है। ठीक है, क्या होता है, भाषाई कौशल का विकास होता है, ये क्या होते हैं, लाभ होते हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, स्पष्ट करें, और ये आपका 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मिश्र वाक्य किसे कहते हैं कि मिश्र वाक्य वे वाक्य हैं जिनमें एक प्रधान वाक्य के साथ एक अथवा एक से अधिक क्या होते हैं, उपवाक्य होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे क्या होता है, संघ समूह से आते ही सभी स्वयंसेवक खड़े हो गए, उन्होंने देखा कि सभी स्वयंसेवक मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक से अधिक क्या है, उपवाक्य है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो अधिगम की संप्राप्ति किस स्तर पर पहुंची, इसकी जानकारी लेना ही क्या है, मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन हम ये पता लगाने के लिए करते हैं कि हमने जो पढ़ाया है, जो हमने बच्चों को कार्य वगैरह दिया है, उसे वो कब कितना उसको समझ पाए हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, इससे मुझे एक फीडबैक मिलेगा कि मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपको उसमें कितना समझ में आ रहा है और क्या क्या मैं इसमें चेंजेस कर सकती हूँ। ठीक है, तो आई होप आप सभी मुझे क्लास देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, मौलिक मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो मौलिक मूल्यांकन किसे कहेंगे, मौलिक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसमें व्यक्ति या विषय वस्तु के मौलिक गुणों, मौलिकता की जांच की जाती है। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन है, प्रेक्षात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो मूल्यांकन कई प्रकार के होते हैं, इसमें हम अब यहाँ पर देखेंगे कि प्रेक्षात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो प्रेक्षात्मक गुणों का अंकन ही क्या है, बच्चे के गुणों का अंकन ही क्या होता है, प्रेक्षात्मक मूल्यांकन कहलाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन दिया है, संयोग, परलोक और निरामिष का विलोम बताइए। तो संयोग का विलोम क्या होगा, वियोग होगा। ठीक है, और परलोक का विलोम क्या होगा, परलोक का होगा लोक होगा। ठीक है, और निरामिष का क्या होगा, शमिष। ठीक है, निरामिष का शमिष होता है विलोम। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, उन्नति तथा कृतज्ञ का विलोम बताइए। तो उन्नति का अवनति होगा और कृतज्ञ का क्या होगा, कृतघ्न होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द जो सूर्य और कपाल है। ठीक है, तो सूर्य और कपाल के हमें क्या बताने हैं, पर्यायवाची बताने हैं। तो सूर्य का क्या होगा, दिनकर होगा, दिवाकर होगा और भास्कर होगा। ठीक है, और कमल का क्या होगा, यहाँ पर ये कमल होगा। ठीक है, आपका यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर मैंने सही लिखा है। तो कमल का क्या होगा, अंबुज होगा, सरोज होगा और सरसिज होगा। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, सूर्य और कमल के पर्यायवाची होते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है, 59 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अनौपचारिक शिक्षा केंद्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो घर को अनौपचारिक शिक्षा केंद्र कहते हैं, क्योंकि घर पे हम आस पड़ोस से क्या है, शिक्षा ऐसे ही ग्रहण कर लेते हैं, उसके लिए हमें समय और कोई भी पाठ्यक्रम और किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है,
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर हमारा, तो 60 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, देशज शब्द किसे कहते हैं, तो उदाहरण सहित बताइए। तो देशज, हम इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, देश प्लस ज होगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे, देशज शब्द का अर्थ है कि देश में जन्मा, जो देश में जन्मा है उसे हम क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। अर्थात स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देश या देशज शब्द कहे जाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए देखेंगे, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ और ढूंढना, खाट, ये सब क्या होते हैं, आपके देशज होते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, मातृभाषा किसे कहते हैं, तो वह भाषा जो हमें जग के बाद अपने माता पिता से सीखने को मिलती है उसे हम मातृभाषा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य किसे कहते हैं, तो हाथ से रचित कोश का साहित्य कहे जाते हैं, ठीक है। जो हाथ से रचित होती हैं चीज़ें उनको हम क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, यहाँ पर 53 वर्ण है, ठीक है। और एक हमारा, पहले हमारे 52 वर्ण थे, कितने थे, 52 वर्ण थे। अब हमारा एक अक्षर जो है जुड़ गया है, इसीलिए हमारा 53 हो गए, ठीक है, जिसे हम विशिष्ट वर्ण कहेंगे। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, तो स्वर पता ही आपको 11 स्वर हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं, तो 33 व्यंजन हैं। फिर दिया है, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो वे शब्द जो मूलतः संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए, हाथ, आग और नंगा, ठीक है। नगन, जिसे हम नगन कहते हैं, आग को हम अग्नि कहते थे, हाथ के लिए हस्त कहते थे, ठीक है। जो हम अब हम धीरे धीरे जो है हिंदी के शब्द बना दिए हैं, इनको बदल दिया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, क्या है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो शम शब्द संस्कृत के शब्द हैं, क्या है, तत्सम, यहाँ पे तत्सम होगा, क्या होगा, तत्सम। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द हैं और ये शब्द उसी में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए, नरन, ठीक है, हस्त, अग्नि, आप, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, रूढ़ शब्द, 69 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जो शब्द दो शब्दों के योग से नहीं बने होते हैं, ठीक है। जहाँ पर दो शब्दों के योग से नहीं बना शब्द होगा वह हमारा क्या कहलाएगा, रूढ़ शब्द कहलाएगा। उदाहरण के लिए क्या होगा, उदाहरण के लिए आप मार सकते हैं, कुर्सी, फूल, कार, कमल, ठीक है, ये सारे क्या होंगे, हमारे रूढ़ शब्द हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला दिया है, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो यौगिक शब्द क्या है, दो शब्दों के योग से बने, जो दो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो मेल से बना हुआ हो, ठीक है। यौगिक का मतलब होता है मेल से बना हुआ, क्या, मेल से बना, ठीक है, क्या कहेगा, यौगिक। जैसे विश्वविद्यालय हो गया, पुस्तकालय हो गया, छात्रावास हो गया, छात्र प्लस आवास, ठीक है, इस तरीके से। और हिमालय हो गया, हिम प्लस आलय। तो यहाँ पर जो संधि जिनकी होगी वो हमारे यौगिक शब्द कहलाएंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो योग रूढ़ कौन से होते हैं, जो शब्द दो या अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं पर समान अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देने लगते हो, ठीक है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, जलद, ठीक है,
पंकज, जलद, पीताम्बर, लंबोदर, ठीक है, चंद्रपाणी। चलो मैं लिख देती हूँ इसमें ऑप्शन क्या है, पीताम्बर, पीताम्बर, ठीक है, और लंबोदर, और जलज। ये सब हमारे केस में आएंगे, योग रूढ़ में आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा 72 नंबर क्वेश्चन है। 72 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, मुहावरे तथा लोकोक्ति में अंतर बताइए। तो एक तरफ आपका मुहावरे दिया है, एक तरफ लोकोक्ति दी है, ठीक है। यहाँ पर तो मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। मुहावरे जो होते हैं हमारे, उन्हें हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन लोकोक्ति जो होती है वो स्वतंत्र रूप से प्रयोग होती है। सेकंड इसमें है, मुहावरे वाक्यांश होते हैं और कहावतें क्या होती हैं, लोकोक्तियाँ जो होती हैं वो कहावत वाक्य होते हैं, ठीक है। इनमें हम कहावत कहते हैं। आगे चलते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन दिया है, संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए राम हो गया, राजन, पुस्तक, और महाराज, महाराजगंज। महाराजगंज क्या हो गया, किसी जगह का नाम हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, संज्ञा के भेद बताइए। क्वेश्चन क्या दिया है, संज्ञा के भेद बताइए। तो संज्ञा के भेद हमारे यहाँ पर दिए हैं, कितने होते हैं, पूछा जाए तो 5 होते हैं। कितने, 5 होते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, संज्ञा के भेद हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, यह, वह। मान लीजिए किसी लड़की का नाम है या लड़के का नाम है, तो राम बहुत अच्छा लिखता है, तो वह बहुत अच्छा पढ़ता भी है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो संज्ञा की जगह पे हमने सर्वनाम का इस्तेमाल कर लिया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के कितने भेद हैं, ये भी 5 होते हैं, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा और संबंधबोधक सर्वनाम होगा। तो ये हमारे इसके प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 77 नंबर है कि विशेषण किसे कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा और अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सेब खट्टा है, चतुर बिल्ली, ठीक है, चालाक व्यक्ति। तो ये हमारे क्या है, व्यक्ति कैसा हो गया, चालाक हो गया, सेब कैसा हो गया, खट्टा हो गया। तो ये क्या है, विशेषण कहलाएंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर दिया है, विशेषण के भेद बताइए। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और परिणामवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो हमने ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। तो जिनमें किसी कार्य के होना या करने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे रोहित पुस्तक पढ़ता है, तो क्रिया को होती है मूल धातु है, ठीक है। तो लिखना, पढ़ना, सोना, खाना, तो लिख, पढ़, सो, खा, जा, ये हमारी क्या होंगी, क्रियाएं होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 80 नंबर देखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्रिया के भेद बताइए। तो क्रिया के भेद कितने होते हैं, कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया होती है, एक अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि पठन तथा वाचन में अंतर बताइए। पठन और वाचन में अंतर बताना है। तो पठन का अभिप्राय सास्वर या मौन वाचन है तथा दोनों का प्रयोजन है, ठीक है, अर्थ और ग्रहण करना है। वाचन का अर्थ क्या होता है, जोर जोर से पढ़ना, जिसका आनंद दूसरे व्यक्ति भी ले सके। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ जोर जोर से बोल के, इससे क्या है, आप भी इसका लाभ ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया, वाचन हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित में से समास बताइए। तो नीलकंठ, दशानन, पंचानन, नवग्रह और चतुर्मास को आपको क्या बताना है, इसके समास बताना है, कौन कौन से समास है, ठीक है।
तो देखेंगे कौन कौन से समास हैं। पहला दिया है नीलकंठ, नीलकंठ में क्या है, कर्मधारय समास है। और पंचानन, इसमें बहुब्रीहि समास है। दशानन में भी बहुब्रीहि समास है। नवग्रह में क्या है, द्विगु समास है। जहाँ पे संख्या की बात होती है वहाँ पे द्विगु समास होगा। और द्वंद्व कहाँ पे होगा, द्वंद्व जहाँ पे योजक चिन्ह लगा हो, ये वाला क्या, योजक चिन्ह हो, ठीक है, योजक चिन्ह लगा होता है वहाँ पे हमारा द्वंद्व समास होता है। और चतुर्भुज, चतुर्भुज में क्या है, यहाँ पे भी बहुब्रीहि समास है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि जो वाक्यांश किसी शब्द के आदि में लगाकर उनके अर्थ को बदल देते हैं वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जो अंत में लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं, जो आदि में लगते हैं वो क्या कहते हैं, उपसर्ग होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है शास्वर वाचन किसे कहते हैं, तो ये 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो शास्वर वाचन स्वर प्रयुक्त होता है, यह बोलकर किया जाता है। ठीक है, इसमें कक्षा का वातावरण स्वर युक्त होता है, इसमें बालक कम सीख पाते हैं। ठीक है, शास्वर वाचन में बच्चे क्या होते हैं, कम सीख पाते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है मौन वाचन किसे कहते हैं, तो जिन वाक्यों को होठ हिलाए बिना चुपचाप किया जाता है उसे मौन वाचन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम मन में पढ़ते हैं, बिना किसी को देख रहे हैं लेकिन हम मन में पढ़ रहे हैं, तो क्या है, मौन वाचन है। इसमें कक्षा का वातावरण शांतमय होता है, इससे बालक ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है मौन वाचन किसके लिए गद्य पद अधिक उपयोगी है, तो मौन वाचन गद्य के लिए उपयोगी है। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन है कि पद पढ़ते वक्त मौन वाचन का प्रयोग नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि पद का उद्देश्य रसानुभूति करना होता है। ठीक है, पद का उद्देश्य क्या होता है, रसानुभूति करना होता है। पद जैसे मान लीजिए कोई कविता है, कोई रस हो गया, कोई छंद हो गया, ठीक है, उसकी लाइन हो गई, तो उसको हम अगर हम बोल के उसको बोलेंगे, उसे अगर हम उसको बोल के पढ़ेंगे तो हम क्या होंगे, उसके रस की अनुभूति कर पाएंगे और उसका उद्देश्य भी जान पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है मौन वाचन का उद्देश्य बताइए, तो पहला उद्देश्य क्या है इसमें कि वाचन गति का विकास करना। ठीक है, पठन सामग्री का अर्थ ग्रहण करना, वाचन का अभ्यास करना। फिर इसमें अगला पॉइंट दिया है कि शब्द का लक्षणार्थ जान लेना। ठीक है, और पढ़ी हुई सामग्री का सही उत्तर दे देना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गए, मौन वाचन के उद्देश्य हो गए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी क्लास में। अब हम 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 90 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है मौन वाचन कितने प्रकार के होते हैं, तो मौन वाचन 2 प्रकार के होते हैं, एक गहन मौन वाचन होता है और दूसरा क्या होता है, द्रुत मौन वाचन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 91 नंबर क्वेश्चन है। 91 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भाषाई कौशल बताइए, अर्थात क्वेश्चन और तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भाषाई कौशल के प्रकार बताइए। तो शुभोपली क्या है, शुभोपली सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्या होता है, ये हमारा भाषाई कौशल होता है। और अगर पूछा जाए कि कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है और कौन सा कौशल सबसे बाद में सीखता है, तो सबसे पहले हम सुनना, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुनते हैं, और सबसे बाद में पहले, सबसे पहले बच्चा बोलना मतलब सुनना सीखता है, पहले। ठीक है, सबसे पहले बच्चा क्या है, सुनता है, सबसे लास्ट में क्या है, लिखना सीखता है। ठीक है, इसको आप याद रखना क्रम से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है सुलेख का क्या महत्व है, तो सुलेख क्या है, डिक्टेशन है। डिक्टेशन पर्चा में सुलेख के संदर्भ में यही कहना सही लगता है कि सुलेख हमारे आंतरिक विचारों के प्रतिबिंब होते हैं, यह हम आनंद से सशक्त होंगे तो हमारे विचारों में उनका सौंदर्य झलकेगा। ठीक है,
वही सौंदर्य कलम से कागज पर सुलेख के रूप में उतरेगा, जिससे हमारे व्यक्तित्व की पहचान होगी। ठीक है, ये क्या है, सुलेख का महत्व हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 93 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि शुद्ध उच्चारण अभ्यास की विधि बताइए। तो पहला इसमें दिया है कि विद्यालय में कोई भी विषय पढ़ाया जाए तो शुद्ध उच्चारण की ओर अवश्य ध्यान दिया जाए। ठीक है, दूसरा इसमें दिया है उच्चारण की प्रतियोगिताएं कराई जाएं। ठीक है, इसके बाद थर्ड दिया है कि भाषण एवं संवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। ठीक है, इससे क्या होगा, शुद्ध उच्चारण क्या होगा, अभ्यास होगा। अगला इसमें दिया है कि बालक जिस शब्द का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते हैं उसे शुद्ध रूप से बार बार अभ्यास कराया जाए। लेकिन बार बार अभ्यास कराना नेगेटिव होता है, लेकिन हम जो है इसके लिए उच्चारण, शुद्ध उच्चारण के लिए करा सकते हैं। आगे चलते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 94 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अपने से छोटे के लिए स्नेहपूर्ण शब्द है। अगर हमसे कोई छोटा है तो हम उससे क्या कहेंगे, प्रिय कहेंगे, हितैषी कहेंगे, अनुज कहेंगे या शुभचिंतक कहेंगे उसे हम। ठीक है, आगे देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। अब हम देखेंगे अपना 95 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। 95 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि अव्यय को सउदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अव्यय जो हैं, अव्यय कौन कौन से जो होते हैं, उदाहरण भी देना है और उसकी डेफिनेशन भी बतानी है आपको। ठीक है, तो अव्यय वह शब्द हैं जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द को कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जिसमें मूल शब्द में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात शब्द अपरिवर्तित रहता है, क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हो गया आज, कल, इधर, उधर, किंतु, परंतु, ये सारे हमारे अव्यय हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 96 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, अनुनासिक ध्वनियां युक्त 4 शब्द बताइए। तो अनुनासिक ध्वनियों युक्त हमारे 4 शब्द क्या होंगे, यहाँ पर ये आपका यहाँ से दिया है। ठीक है, धूल, गांव, धुंधले, कुआं, चांद, भंती और कांच। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे अनुनासिक हैं। अनुनासिक में क्या होता है, चंद्र बिंदु होती है। ठीक है, जहाँ पर चंद्र बिंदु है वही क्या है, अनुनासिक होंगे। अब हम चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 97 नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, विच्छेद सहित बताइए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ए, ओ, ए, औ। ठीक है, 2 स्वरों का संयुक्त स्वर कहलाता है। ठीक है, 2 स्वरों का संयुक्त रूप संयुक्त स्वर कहलाता है। जैसे मान लीजिए आ प्लस ई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आ प्लस ऊ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आ प्लस ए हो जाएगा। आ प्लस ओ, बड़ा आ, बड़ा आ प्लस ओ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, संयुक्त स्वर कहलाएंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 98 नंबर क्वेश्चन है कि रावण ने राम को मारा, वाक्य में कर्मवाच्य में परिवर्तन कीजिए। तो इसको आप परिवर्तन करने को भी आ सकता है, तो इसको हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम के द्वारा रावण को मारा गया। ठीक है, राम के द्वारा रावण को मारा गया। आगे चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन दिया है, लिखना सीखने की पद्धति को बताइए। लिखना सीखने की पद्धति को बताइए। तो पहला होगा सार्थक रेखाएं खींचने की विधि और खंड लेखन विधि, रेखा अनुसरण विधि और अनुलेख विधि। इसके बाद है स्वतंत्र लेख विधि, तुलना विधि और माउंटेंसरी विधि। ये सारी क्या होती हैं, लिखना सीखने की पद्धतियां होती हैं जिनके द्वारा हम जो है लिखना सीखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, पठन की प्रक्रिया में आरोही अवरोही का महत्व। तो पठन की प्रक्रिया में आरोही अवरोही का महत्व क्या होगा, शब्द ध्वनियों व उनके सहायता का ज्ञान कराना, जिससे वाचन में शब्दों का उच्चारण शुद्ध रूप में कर सके। आरोही अवरोही का एक ऐसा अभ्यास कराना जिससे वह अक्सर भावों के अनुकूल स्वयं में पढ़ पाए। ठीक है, और पठन के माध्यम से शब्दों का उचित बल दिया जाना चाहिए। पढ़कर पठित वस्तु का भाव समझें
समझते तथा दूसरों को भी समझाने में सक्षम हो। ठीक है, ये क्या होता है, पठन में आरोही अवरोही होता है कि अगर हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर हमें दूसरे को समझाना पड़े तो हम कैसे समझाएंगे, जब उसमें क्या होगी, आरोही अवरोही, अगर अच्छे से हमने उसमें किया है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 101 नंबर क्वेश्चन दिया है, अग्नि के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो अग्नि के क्या होंगे, ये होगा आग होगा, अनल होगा, पावक होगा और ज्वाला होगा। आगे देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन कि घटाने से क्या आशय है, तो जोड़ने की प्रक्रिया के विरुद्ध प्रक्रिया को घटाना कहा जाता है। ठीक है, जब किसी संख्या अर्थात अंक से किसी दूसरी संख्या या अंक को कम किया जाता है तो उसे घटाना कहा जाता है। घटाने को चिन्ह को किस तरीके से, आपको पता ही होगा, इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, संबोध निर्माण के चरण से आप क्या समझते हैं। क्या है, संबोध निर्माण के चरण से आप क्या समझते हैं। तो पहला इसमें दिया है बोध कराना या ज्ञान कराना, फिर जगाना, बतलाना, समझाना, बुझाना, और अहन करना और पुकारना। ठीक है, किसी को पुकारने के लिए प्रयुक्त शब्द हैं। ठीक है, किसी को क्या है, पुकारने के लिए प्रयुक्त शब्द है। संबोधन करना मतलब हम किसी को बुला रहे हैं। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, तो ये हमारा भी जो है मैथमेटिक क्वेश्चन है। तो देखिए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि किसी पुस्तकालय में एक अलमारी में कितनी 725 पुस्तकें रखी हैं। तब ये आपका डेटा दिया है, पुस्तकों को रखने के लिए कितनी अलमारियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक अलमारी में कितनी है, 725 है, क्या है, पुस्तकें। ठीक है, तो 7199 पुस्तकों को कितनी अलमारियों की आवश्यकता होगी। तो क्या होगा, इसको हम भाग दे देंगे। ठीक है, सात सौ 25, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसको आप काट लेना। ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरीके से करना है। क्या आएगा, 993 आएगा। ठीक है, 993 अलमारियाँ। तो इधर बढ़ा के लिख दे रहे हैं। नौ 993 अलमारियाँ होंगी। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। वैसे तो आप कर ही लेंगे, लेकिन उसको बता दिया है मैंने, अगर आपको पेपर में आता है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहेगा और आप सॉल्व कर पाएंगे। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 105 नंबर है कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रतन पुस्तक पढ़ता है, मोहन चाय बना रहा है। ठीक है, तो ये 2 हो गए, तो ये हमारे क्या हो गए, सरल वाक्य हो गए। ठीक है, 2 इसमें एग्जाम्पल हैं, एक ये है, आप ये बस समझना कि ये दोनों मिले हुए हैं, दूसरा ये है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, स्पष्ट करें। तो वह वाक्य जिनमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हों या उपवाक्य किसी संयोजक जैसे और, आदि, लेकिन, परंतु, किंतु
द्वारा जुड़े हों संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मोहन को घर जाना चाहिए किंतु वह नहीं गया। ठीक है, तो यहाँ पे किंतु लग गया, इसको आप पहचान इसकी याद रखना, जिसमें और, आदि, लेकिन, किंतु, परंतु लगा हो वो हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं। तो हमारे संयुक्त वाक्य हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि वर्ण जिन्हें हम अक्षर कहते हैं किसे कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ण के अर्थ बताइए, किसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो वर्ण वे हैं जिनको खंड खंड ना किया जा सके। ठीक है, अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। ठीक है, अखंड मूल ध्वनियों को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जिनको हम खंडित ना कर सके वो क्या कहलाते हैं, हमारे वर्ण कहलाते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका फिर से मैथमेटिक्स दिया है कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। तो गणित में 1, 2, 3 और डैश डैश आदि संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं करते हैं। ये संख्याएं वस्तुओं को गिनने अर्थात क्रम में रखने के लिए प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों को प्रयोग में लिंग, वचन, कारक, कारण आदि परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, यह विकारी कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो हिंदी भाषा को अगर हम सीखेंगे तो हमें जो है कौन कौन से प्रमुख अंगों से गुजरना पड़ेगा। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्वनि, वर्ण, वाक्य, अर्थ आदि। ठीक है, ये 20 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं। तो कहानी सुनना एक शक्तिशाली शिक्षण विधि है। क्या है, कहानी सुनना एक शक्तिशाली शिक्षण विधि है, क्योंकि शिक्षक के रूप में हम विद्यार्थियों से बातचीत कर सकते हैं जिससे उनकी सोचने, समझने, याद करने और प्रतिबिंब करने, कल्पना करने की प्रक्रिया देने का प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, तो ये कहानी शिक्षण का जो हो गया, एक तरीके से आप डेफिनेशन भी बोल सकते हैं या महत्व भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है सौभाग्य का विलोम है। तो सौभाग्य क्या होगा, दुर्भाग्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, क्वेश्चन दिया है कि इकाई किसे कहते हैं। तो इकाई किसे कहते हैं, गिनती या संख्या में एक होने की अवस्था या भाव तथा एक व्यक्ति या वस्तु का भाव देने वाले शब्दों या अंकों को इकाई कहते हैं। इकाई का मतलब क्या होता है, एक। ठीक है, क्या है, इकाई, तो एक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि अंक का स्थानीय मान किसे कहते हैं। तो अंक का स्थानीय मान किसे कहते हैं। तो स्थानीय मान क्या है, अंक के स्थानीय मान का अर्थ होता है वह अंक किस स्थान पर है, जैसे इकाई पर है, दहाई पर है, सैकड़े पे है, हजार पे है आदि। ठीक है, अंक सहित मान ही स्थानीय मान कहलाता है। क्या है, अंक सहित मान ही स्थानीय मान कहलाता है। इसका हम नीचे एग्जाम्पल भी देखेंगे, ये भी आपका आया हुआ है। तो क्वेश्चन दिया है कि 3, 4, 6 में सभी अंकों का स्थानीय मान निकालिए। तो इसका स्थानीय मान निकालना है, तो इस तरीके से हम इसका स्थानीय मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है इसको मैं आपको बता भी दे रही हूँ किस तरीके से लिखा है। जैसे 6 है, 6 यहाँ पे आएगा, इकाई का अंक है, तो क्या आ जाएगा, 6 × 1 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 4 कहाँ पे है, तो ये हमारा इकाई हो गया। 4 × 10 बराबर 40। तो ये इकाई है, ये दहाई है। ठीक है, अब थर्ड वाला ले रहे हैं हम, 3 × 100। तो क्या हो गया, 300। तो इकाई, दहाई, ये आपका सैकड़ा में आ जाएगा। शॉर्ट में लिख दिया मैंने सैकड़ा, क्या है, सैकड़ा। तो इस तरीके से आपका ये स्थानीय मान निकाला जाएगा। आगे चलते हैं, स्थानीय मान से आपको क्वेश्चन जरूर आएगा, तो उसको आप याद रखें। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है आरोही क्रम किसे कहते हैं।
अर्थ है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। जैसे 3, 6, 7, 8, 10, तो ये क्या है, बढ़ता हुआ क्रम है। तो ये आपका 20 और 22 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहीं पे आपका दिया है, यहीं पे देख लेते हैं कि संख्या पूर्व तैयारी से आप क्या समझते हैं। संख्या पूर्व तैयारी से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों को संख्या का ज्ञान कराने से पहले खेलों एवं क्रियाओं के माध्यम से बच्चों को संख्या का विषय में सिखाना, ठीक है, संख्या के विषय में सिखाना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, हंस पद विराम चिन्ह से क्या तात्पर्य है। तो हंस पद जो विराम चिन्ह होता है, इसका आपको अर्थ बताना है या ये होता क्या है। तो हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग तब करते हैं जब किसी वाक्य को किसी शब्द अथवा अक्षर जो है लिखने में छूट जाता है, ठीक है। छूटे हुए वाक्य को, यहाँ पे ये ए नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से आता है, ये या इस तरीके से लगता है। तो ये दो तरीके से जो है हमारे विराम चिन्ह लगते हैं। तो हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर हम किसी कारणवश कोई शब्द लिखना भूल गए हैं तो यहाँ पे हम जो इस तरह इसका चिन्ह लगा के लिख सकते हैं। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, आकाश के 3 समानार्थी शब्द लिखिए। तो आकाश के क्या होंगे, आकाश का होगा गगन, नभ, आसमान, व्योम। इसको आप याद रखिए, ये तो सभी को पता होते हैं, लेकिन ये व्योम है किसी किसी को नहीं पता होता है, इसको हम ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेते हैं, ठीक है। तो व्योम भी आकाश का ही समानार्थी होता है, और अंबर। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है, लेखन किसे कहते हैं। और यह इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, लेखन का अर्थ बताइए। तो ये आपका 20 में और 19 में पूछा गया है, और 22 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। जब मन के भावों विचारों को लिपिबद्ध करते हैं तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति को लेखन कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि पठन में दक्षता अवरोध का चरण बताइए। तो पठन में दक्षता अवरोध का जो है क्वेश्चन दिया है, पठन में दक्षता अवरोध का कारण बताइए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि पठन कौशल के 2 बाधक तत्व बताइए। तो बाधक तत्व में आएगा तो भी आपका यही आंसर होगा, और अगर अवरोध पूछा जाएगा तो भी यही आएगा। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम इसको। तो पहला इसमें क्या दिया है, पढ़ने की कला का अभाव, ठीक है। अगला है पठन रुचि का अभाव। अगर बच्चे में रुचि ही नहीं होगी तो पठन कौशल उसका अच्छा नहीं होगा और ये बाधक भी बनेगा। और चिंतन का अभाव, अगर बच्चा किसी कारणवश चिंतित है, कोई समस्या उसके लिए है, तो भी वो सही से चीज़ जो है, पुस्तक है जो भी आप पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ पाएगा। इसके बाद मन की एकाग्रता का अभाव, जब बच्चे को टेंशन होगी तो वो अपनी जो है मन में जो है उसका मन भी नहीं लगेगा पढ़ाई में, तो वो एकाग्रता भी नहीं बना पाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखेंगे। अगला दिया है दृष्टि दोष का होना। अगर मान लीजिए बच्चे की रोशनी कम है आंखों की, उससे दिखाई नहीं सही से दे रहा है, स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, तो भी क्या है, पठन कौशल में बाधा उत्पन्न होगी। तो समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया है वो दिया है, अंतस्थ व्यंजन को लिखिए। तो अंतस्थ व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं, या, रा, लावा क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ऊष्म व्यंजन से क्या तात्पर्य है, और ऊष्म व्यंजन क्या है लिखिए, ठीक है। तो जिन वर्णों, यहाँ पे वर्ण आएगा, क्या आएगा, वर्ण आएगा, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान से छूकर सीटी की ध्वनि के समान बाहर निकलती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। जिनको बोलने में क्या है, ऐसा लगे कि ऊष्मा निकल रही है। एग्जाम्पल में क्या होंगे, शासा शाह। अपना आप हाथ लगा के देखिए मुंह पे और सासा शाह बोलिए, आपको लगेगा कि गरम गरम हवा सी निकल रही है। तो शासा शाह, ठीक है, शासा शाह। और एक तरीके से ऐसा लगेगा कि सीटी सी बज रही है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, सा
सा सा हा। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है, उदाहरण सहित बताइए। तो आपको ये सिद्ध करना है कि अगर हम किसी संख्या को 0 से अगर गुणा करते हैं या भाग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या हमें शून्य प्राप्त हो रहा है। तो अगर 50 को हम 0 से जो है गुणा करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, और 5 को अगर हम 0 से करेंगे तो भी हमें 0 प्राप्त होगा। और मान लीजिए हम यहाँ पे x मान लेते हैं, तो x इंटू 0 तो भी क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से आपको उसको सिद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद बताइए। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक घोष होता है, एक सघोष होता है। तो घोष में हमारे यारा लावा आते हैं और सघोष में हमारे क्या आते हैं, शा सा सा आता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 126 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 126 नंबर क्वेश्चन दिया है समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, बगिया, बाटिका और बाग। तो बगिया, बाटिका, बाग हमारे क्या होते हैं, समानार्थी शब्द में आएंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है अर्ध विराम चिन्ह को परिभाषित कीजिए। तो किसी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रखने हेतु भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में सूर्यास्त हुआ। ठीक है, सूर्यास्त हुआ तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अर्ध विराम चिन्ह यहाँ पे लगेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका चिन्ह क्या है, ये इस तरीके से एक बिंदी लगा के यहाँ पे कॉमा लगाना है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना की, इस वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तो रविंद्रनाथ द्वारा शांति निकेतन की स्थापना हुई है। ठीक है, तो हम द्वारा लगा के क्या कर सकते हैं, इसे कर्मवाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं। तो मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं, तो इनके उच्चारण में जीभ तालु, जीभ क्या होती है, जीभ तालु कठोर तालु को छूती है। तो जीभ किसको, कठोर तालु को छूती है। जैसे टा वर्ग के हो गए और डा ढा हो गया आपका। ठीक है, टा वर्ग के सभी आएंगे और डा ढा हमारे क्या इसमें आएंगे, मूर्धन्य में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 130 नंबर। 130 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ रेशे ऋषि। ठीक है, आ ई उ और रेशे ऋषि हो गया आपका, ये हमारे क्या होंगे, दीर्घ स्वर होंगे। ठीक है, और ह्रस्व स्वर कौन कौन से होंगे, आ ई उ। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है इनसे कम समय लगता है। तो इस तरीके से हमने 130 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि योजक चिन्ह लगाते हुए 2 उदाहरण लिखिए। तो योजक चिन्ह लगाते हुए 2 उदाहरण लिखने हैं। तो जैसे मान लीजिए जय पराजय और लाभ हानि। आप यहाँ पे माता पिता भी लिख सकते हैं, माता पिता, भाई बहन, भाई बहन। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया है, ये भी आपका मैथमेटिक्स क्वेश्चन है। इसको मैं इसलिए लिख के नहीं लाती हूँ क्योंकि लिखने से जो है आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दी है संख्या, आपको दी है 636 दी है। 636 में दोनों 6 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। तो आप अंतर कैसे निकाल सकते हैं, पहले आपको यहाँ पे स्थानीय मान निकालना होगा, उसके बाद ही आप इसको अंतर बता सकते हैं। ठीक है, तो 6 का क्या होगा, पहले 6 का 6 इंटू जैसे हमने पहले किया था 1 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अगले 6 का निकाल लेंगे हम, यहाँ पे थर्ड का निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 6 इंटू कितने, पीछे कितने अंक हैं, 2 अंक है, तो 100 बराबर 600। ठीक है,
अब हम 600 में से 6 को माइनस करेंगे, अंतर बताना है आपको, ठीक है। तो अंतर में स्थानीय मानों को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे ये कैरी लेंगे, 10 में से 6 जाएंगे, 10 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे, 4 बचेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो हमारा ये आ जाएगा आंसर यहाँ पे, तो 5 9 4 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसे आपको सॉल्व करना था। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन भी हमारा मैथमेटिक्स से रिलेटिव ही है। क्वेश्चन दिया है कि 48 सेब 4 बच्चों में बांटे गए तो प्रत्येक बच्चे को कितने सेब मिले, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 बच्चों को बच्चों में कितने 48 सेब बांटने हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4 इधर चला जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा, 48/4। अब 4 से हम इसे काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा 12। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 12 हो जाएगा। तो 12 सेब, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चे को कितने मिलेंगे, 12 सेब मिलेंगे। यहाँ पर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। तो ये आपकी संख्या दी है, इसको आपको अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। तो इसको अवरोही क्रम में बहुत इजी है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 5 6 7 8 और 9, ये हमारा क्या होगा, अवरोही क्रम होगा। अगले देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, स्वर किसे कहते हैं, और 2018 में पूछा गया है। वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है वर्ण 136 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि वर्ण व्यंजनों को लिखिए। तो यहाँ पर आपको वर्ण व्यंजनों को लिखना है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते थे, जैसे का वर्ग के हमने सारे यहाँ पर लिख दिए हैं, चा वर्ग के हैं, चा छा जा झा वहाँ आएगा, और यहाँ पे टा होगा, रानी होगा, ये टा होगा। टा वर्ग में टाठा डाढ़ा अड़ा आएगा, ता वर्ग में ताथा दाधा ना आएगा, ये ना होगा, ताथा दाधा ना होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है व्यंजनों को क्या है, वर्ण के सहित लिखना है कि कौन कौन से हमारे व्यंजन हैं और किस तरीके से किस किस वर्ण में आता है, पूरा आपको सीक्वेंस में लिखना है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने लिखा है। अगला देखेंगे, इसके बाद यहाँ पर दिया है पा वर्ण दिया है, तो पाफा बाभा माँ हो जाएगा, और अंतस्थ व्यंजन यारा लावा हो जाएंगे आपके, ऊष्म व्यंजन सासा साहा होंगे, और द्विगुण व्यंजन, तो द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होंगे, डा ढा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डा और ढा हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप इसी तरीके से लिखना, ठीक है। इससे आपको एग्जामिनर पे क्या है, अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और वो अच्छे से आपको मार्क्स भी देगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य किसे कहते हैं। तो जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है या निषेध की सूचना होती है, उन्हें निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो पहला दिया है प्रत्येक निरीक्षण तथा स्वानुभव। दूसरा दिया है विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना। तीसरा दिया है स्वाध्याय तथा पठन अभ्यास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 139 देखेंगे कि क्वेश्चन दिया है कि पठन शिक्षण की ध्वनि सम्य विधि लिखिए। तो पठन शिक्षण की ध्वनि के सम्य विधि आपको लिखनी है। तो पठन शिक्षण की ध्वनि सम्य विधि वह होती है जिसमें ध्वनि में सम्यता होती है। क्या होती है, ध्वनि में सम्यता होती है। जैसे क
क, ख, ग, घ, अड़ा। क्योंकि हम जब वर्णमाला बोलेंगे, अगर सीक्वेंस में बोलेंगे, वही क्या हो जाएगा, साम्यता हो जाएगी। ठीक है, कि हम किसी क्रम में बोल रहे हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है, एक साम्यता पाई जाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 140 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं तथा एक दूसरे के स्थान का प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 141 नंबर क्वेश्चन है कि 15 अमरूद हैं और प्रत्येक बच्चे को 3-3 अमरूद दिए गए हैं, तो कितने बच्चों को अमरूद मिले हैं। ठीक है, तो कितने बच्चों को जो हैं अमरूद मिले हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जैसे हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं। तो अमरूदों की संख्या लिखेंगे। अमरूदों की संख्या बराबर क्या है, 15। ठीक है, अब प्रत्येक बच्चे को कितने मिले, प्रत्येक बच्चे को तो प्रत्येक बच्चे को मिले कितने, 3 अमरूद। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको हम ऊपर नीचे रख के भाग कर देंगे। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर करते हैं, 15/3। तो 3 पंजे 15, कितने मिले, 15 मिले। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे कि अतः 5 बच्चों को अमरूद मिले। ठीक है, और इसको आपको क्या कर लेना है, इसको आपको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से आप लिखते हैं तो एग्जामिनर केवल आपका जो है आंसर देखता है कि बच्चे ने किस तरीके से लिखा है। ठीक है, तरीके से आप ट्रिक अपनाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को लिखते हैं, तो आपको बहुत ही प्रॉफिट होगा और बहुत ही अच्छे आपके जो है नंबर आएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप इसको आप सॉल्व जो करना कैसे है समझ गए होंगे। मान लीजिए अगर क्वेश्चन ये नहीं आएगा तो यहाँ पे डाटा चेंज होगा, लेकिन उसको करने का जो है क्रम है और जो तरीका है वो हमारा यही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है विराम चिन्हों संबंधित समस्याओं के प्रमुख कारण बताइए। तो कौन कौन से जो हैं कारण हैं विराम चिन्हों की समस्या से संबंधित। तो पहला दिया है यहाँ पे अशिक्षा, अज्ञानता और विराम चिन्हों की जानकारी ना होना, लापरवाही और उच्चारण का दोष। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, समस्याओं का कारण होते हैं जब हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से मैथमेटिक्स दिया है कि संख्या आपकी दी है यहाँ पे आपकी 2 संख्याएं दी हैं और आपको इनकी क्या करनी है, तुलना करनी है। तो इसकी तुलना हम किस तरीके से कर सकते हैं, पहली संख्या आपकी ये दी है और आपको इसमें गिनना है कि कितने अंक हैं। तो 1 2 3 4 5, कितने अंक हैं, 5 अंक हैं। और दूसरी संख्या क्या है, 1 2 3 4 और इसके अंक कितने हैं, 4 अंक है। ठीक है, तो इसकी हम तुलना करेंगे तो इसमें 5 अंक है और इसमें 4 अंक है। तो ये वाली संख्या हमारी क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। ये हमारी यहाँ पे बड़ी संख्या होगी और ये वाली छोटी संख्या होगी। ठीक है, और एक तरीके से हम और भी रख सकते हैं कि ये हमारी छोटी संख्या है, ये इससे क्या है, ये संख्या छोटी है और ये संख्या क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी हमारी और ये हमारी क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी तुलना कर सकते थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया है कि देवनागरी व अंतर्राष्ट्रीय अंक को लिखिए। तो देवनागरी और अंतर्राष्ट्रीय अंक को आपको लिखना है। तो देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय तथा विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। यह क्या है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। हमारी देवनागरी कैसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। इसके प्रत्येक अंक के ऊपर एक रेखा खींची जाती है, जैसे कि हमने ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और यह सबसे अधिक वैज्ञानिक है। ठीक है, कैसी है, सबसे अधिक वैज्ञानिक है। और इसमें कुल कितने अक्षर होते हैं, 52 होते हैं। लेकिन अब आपको लिखना है 53 लिखने हैं। कितने लिखने हैं, 53 लिखने हैं। इसमें होते हैं और 38 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंक दशमलव पद्धति पर आधारित होती है। ये भारतीय संख्या पद्धति से भिन्न है। इसमें 9.999 से अधिक बड़ी संख्या के बाएं के अंकों को 2 के समूह में अलग करके लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते थे। इसको थोड़ा थ्योरी वाइज लिखना था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है अवधान या संबंध निर्माण हेतु क्या आवश्यकता है। तो अवधान या संबंध निर्माण हेतु संख्या को समझना आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है पठन कौशल से क्या अभिप्राय है। तो पठन कौशल का तात्पर्य क्या है, पढ़ने में उस क्रिया से है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ समन्वयात्मक क्या है, समन्वयात्मक रूप में साथ साथ चलते हैं। भाषाई कौशलों में पठन कौशल का विकास भाषा के पूर्ण बोध के लिए आवश्यक माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं। तो जो वर्ण नाक से बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जैसे माँ क्या हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल में, ये हमारे नहीं आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में हमारे क्या आएंगे, ऊ, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ऊ आदि, या आ, ऊ और आ। ठीक है, माँ भी होगा क्योंकि उस पर हम चंद्र बिंदी लगा रहे हैं। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है घा का उच्चारण स्थान है। तो घा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, क्योंकि ये का वर्ण में आता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार बताइए। तो उत्पत्ति की दृष्टि के शब्द के 3 प्रकार हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि विस्मय बोधक वाक्य किसे कहते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है, विस्मय बोधक वाक्य किसे कहते हैं। तो जिन वाक्यों में आश्चर्य का बोध हो उन्हें विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे, अरे क्या हो गया। ठीक है, अरे क्या हो गया, इस तरीके से हमारा क्या है, ये यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, विस्मय बोधक चिन्ह लगाएंगे। और चिन्ह क्या होता है, यहाँ पर ये चिन्ह होता है विस्मय बोधक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से मैथमेटिक्स दिया है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दिया है कि राम, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं पहले अच्छे से। तो राम ने 6 पेन खरीदे, ठीक है, और श्याम ने 12 पेन खरीदे, तथा मोहन ने राम से 10 पेन अधिक खरीदे। ठीक है, किंतु मोहन ने कितने पेन खरीदे। तो बताना है कि मोहन ने कितने पेन खरीदे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे कि राम ने पेन खरीदे, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो राम ने पेन खरीदे, कितने खरीदे, 16 खरीदे। ठीक है, और श्याम ने पेन खरीदे, कितने खरीदे, 12 खरीदे।
ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, लेकिन आपको वहाँ पे लिखना है तो कॉमा नहीं लगाना है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, मोहन ने पेन खरीदे, तो मोहन ने कितने पेन खरीदे, यही हमारा आंसर होगा। ये तो पूछा गया कि मोहन ने कितने पेन खरीदे, यहाँ पे क्या दिया है, मोहन ने राम से 10 पेन ज़्यादा खरीदे। ठीक है, कितने, 10 पेन। तो यहाँ पर देखेंगे राम ने कितने खरीदे हैं, राम ने 16 पेन खरीदे हैं, तो 16 + 10, ठीक है, 10 पेन अधिक खरीदे ना, तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा 26। कितना, 26। और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्या है, यही हमारा क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। मोहन ने कितने पेन खरीदे, 26 पेन खरीदे। सही है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जो है आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है यहाँ पे, ये भी हमारा क्या है, मैथमेटिक्स क्वेश्चन है कि संख्या यहाँ पर ये आपको दी है, संख्या में 5 का स्थानीय मान बताना है और अंकित मान बताना है। तो स्थानीय मान क्या होगा, 500 होगा, और अंकित मान क्या होगा, 5 होगा। और किस तरीके से होगा, तो हम यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ मैं आपको। 1547, ठीक है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये सैकड़े पे आ रहा है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 × 100, तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ये। ठीक है, कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब अंकित मान क्या होता है, जो संख्या दी होती है वही हमारा क्या होता है, अंकित मान होता है। अब कोई भी इसमें अंकित मान पूछा जाता है कि 7 का अंकित मान क्या होगा, 7 होगा, 4 का अंकित मान 4 होगा, 5 का 5 रहेगा, 4 और 4 का 4 रहेगा। ठीक है, और लेकिन स्थानीय मान जो है आपका इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया है कि गणेश शब्द के 3 पर्यायवाची लिखिए। तो गणेश शब्द के 3 पर्यायवाची लिखने हैं, तो लंबोदर, गजानन, एकानंद। ठीक है, पार्वती नंदन, बहुत सारे जो हैं हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कनिष्ठ, 54 नंबर क्वेश्चन दिया है, कनिष्ठ, वरदान, उत्कर्ष का विलोम बताना है। तो कनिष्ठ का क्या होगा, ज्येष्ठ होगा, वरदान का क्या होगा, अभिशाप होगा, उत्कर्ष का क्या होगा, अपकर्ष होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके विलोम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है वर्ण किसे कहते हैं, इनके प्रकार बताइए। तो वर्ण से आर से वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कैसी इकाई है, छोटी इकाई है। वर्ण ध्वनियाँ तथा भाषा के उच्चारण इन्हीं ध्वनियों से होते हैं, अतः भाषा की यह सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वो हमने ऊपर भी पढ़ा था, जो निश्चित ध्वनि के रूप में धारण करती हैं। तो वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होगा आपका। ठीक है, कितने होंगे, 2 होंगे, स्वर और व्यंजन। वैसे तो हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रकार हैं वर्णों के, जैसे मान लीजिए का वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया। ठीक है, तो स्वर में तो आपके हो गए जो जो आ से लेके ज्ञा तक हो गए। ठीक है, और आपके जो व्यंजन में क्या आ जाएंगे, आपके का खा गा घा अड़ा, का से लेके का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग, पा वर्ग, और अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, वर्ण के प्रकार हो जाएंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है सम संख्या से आप क्या समझते हैं। तो जो संख्या 2 से कटती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये सारी क्या है, 2 से कट जाएंगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8। ठीक है, ये 2 से कट गई सारी, तो ये हमारी सम संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है संकर शब्दों को उदाहरण सहित लिखिए। तो संकर शब्दों को आपको उदाहरण सहित लिखना था। तो जो शब्द 2 भाषाओं के शब्दों के मिलकर बने होते हैं, ठीक है, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे 2 भाषा को मिलाकर बन गया, हिंदी अंग्रेजी को मिला के बन गया, तो इस तरीके के शब्द क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखें, यहाँ पर ये आपका थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि उदाहरण के लिए नेक,
नेक प्लस चलन क्या हो जाएगा? नेक चलन, ठीक है। और आपका होगा रेल बराबर रेल प्लस गाड़ी, ठीक है। क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी। ये हमारे क्या हो जाते हैं? संकर शब्द हो जाते हैं, क्योंकि ये दो भाषाओं से मिलके बने हैं। ऐसे मान लीजिए पोस्ट मास्टर, ठीक है, पोस्ट मास्टर हो गया, रेलगाड़ी हो गया, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, वर्षगांठ हो गया। ये हमारे क्या हो? दो शब्दों से दो भाषाओं से मिलके बने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे काला गोरा, प्रकाश अंधकार, ठीक है, रात दिन, ये सब हमारे क्या होंगे? विलोम शब्द होंगे। और आगे देखते हैं 160 नंबर क्वेश्चन है कि शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होता है? ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है? जब किसी संख्या को शून्य से भाग करते हैं तो उसे शून्य से भाजक कहते हैं, ठीक है। सामान्य गणित में यह भाजक अर्थहीन है। क्या है? अर्थहीन है, क्योंकि जीरो का कोई अपना अर्थ है ही नहीं है। जीरो क्या है? अर्थहीन है, ठीक है। आगे क्या दिया है? अतः शून्य से भाजक अपरिभाषित है। क्या है? शून्य से भाजक अपरिभाषित है, ठीक है। अगर तो शून्य से किसी को भाग देंगे, गुणा देंगे, कुछ भी देंगे तो शून्य ही आएगा, और क्या होगा? वो अपरिभाषित होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, वास्तविक मान किसे कहते हैं? तो किसी अंक का वह मान जो कभी परिवर्तित नहीं होता। क्या? जो कभी परिवर्तित नहीं होता उसे वास्तविक मान कहते हैं। जैसे 235 में 2 का वास्तविक मान क्या है? 2 है, जबकि स्थानीय मान क्या है? 200 है, ठीक है। क्या है? 200 है। तो वास्तविक मान को ही हम क्या कहेंगे? अंकित मान कहेंगे। क्या कहेंगे? अंकित मान कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी हमारा मैथमेटिक्स से रिलेटिव है। तो वही क्वेश्चन है जो यहाँ पर दो संख्याएं दी हैं, इसकी आपको तुलना करनी है, जैसे हमने ऊपर की थी, ठीक है। पहली संख्या आपकी ये दी है, आपको इसके अंकों को गिनना है, कितने अंक है इसमें। तो 1 2 3 4 5, इसमें कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। और दूसरी संख्या क्या है? इसमें 4 अंक हैं। तो ये हमारी बड़ी संख्या हो गई और ये हमारी छोटी संख्या हो गई। तो यहाँ पर ये संख्या इससे क्या है? ये संख्या इससे क्या है? बड़ी है। और ये संख्या इससे क्या है? और इस संख्या से ये वाली संख्या क्या है? बड़ी है, ठीक है। इस संख्या से ये संख्या छोटी है और ये वाली संख्या से ये संख्या हमारी क्या है? बड़ी है। तो इस तरीके से हम इसकी तुलना कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 163 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 163 नंबर आपका फिर से मैथमेटिक्स क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है? 12 पेंसिलें हैं और प्रत्येक बच्चे को 2-2 पेंसिल दी गई, ठीक है। तो कितने बच्चों को पेंसिलें मिली हैं? तो बताना है कितने बच्चों को पेंसिलें मिली हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। माना क्या है? माना बच्चों पे कितनी है? x है, ठीक है। x मान लेते हैं हम। तो कुल पेंसिलें कितनी हैं? बारह है, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चे को 2-2 पेंसिल दी गई, ठीक है।
ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको ऊपर कर देते हैं। x इंटू कितना हो जाएगा 12, x इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 12 होगा। ठीक है, तो इसको करेंगे x बराबर, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, x बराबर 12/2। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, 2 छिंग 12, तो कितनी हो जाएंगी 6 हो जाएंगी। तो बच्चों को पेंसिलें मिली, कितनी मिली 6 पेंसिलें मिली। यहाँ पे लिख दे रहे हैं बच्चों को इसको हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं। ठीक है, कितनी मिली 6 मिली। बच्चों को पेंसिल मिली। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा राइट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप इन क्वेश्चंस को आप समझ गए होंगे। अगर आपको डाटा चेंज करके भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिए इस क्लास को, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन लगभग यहीं से बन जाएंगे, आपको कहीं से इधर से देखने की जरूरत ही नहीं है। आपने अगर अगली क्लासेस नहीं देखी हैं, आप वो भी जाके हमारे टारगेट एग्जाम वाले पर देख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए उससे आपको आपका बेस क्लियर होगा, आपको पता चलेगा आपके क्वेश्चन में, आपके टॉपिक में कहाँ पे गलती हो रही है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इससे अभी टाइम है, इसको आप सुधार भी सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर है, आप उसको हल्के में ना लें। यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों की बैक आती है, और बैक आने के बाद जो है बहुत ही निराशा होती है, क्योंकि अगर आपका सुपर टेट आता है और आपकी बैक आ जाती है तो आप उस सुपर टेट में बैठने के लिए वैलिड नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि आपका डीएलएड ही कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सारी क्लासेस देखिए, अच्छे से पढ़िए, ताकि आपका डीएलएड बहुत अच्छे से निकल जाए और किसी को भी बच्चे को बैक का सामना ना करना पड़े। इस तरीके से ही क्वेश्चन आएंगे फोर्थ सेमेस्टर में, कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। और आपका ये एजुकेशन सब्जेक्ट है, तो आपको हिंदी की बेसिक नॉलेज जो है आपकी बेसिक नॉलेज जो है वो चेक की जाती है। इसमें आपकी बेसिक नॉलेज पता करने के लिए ये क्वेश्चंस दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे पेपर का ही नाम क्या है, जैसे आपने देखा होगा हमारा पेपर का नाम क्या है, प्रारंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास करना। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, सास्वर पठन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, सास्वर पठन से आप क्या समझते हैं। तो स्वर सहित वाचन को सास्वर व्यंजन कहते हैं, अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर स्वर पढ़ना सास्वर व्यंजन कहलाता है। ठीक है, तो सास्वर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, एक आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। ठीक है, शिक्षक द्वारा किए जाने वाले वाचन को आदर्श वाचन कहते हैं, तथा जो छात्र अध्यापक के अनुसार वाचन करते हैं उन्हें अनुकरण वाचन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे दिया है, भाषा शिक्षण के उचित आरोही अवरोही की कठिनाई उत्पन्न होने के 2 प्रमुख कारण बताइए। तो भाषा शिक्षण के उचित आरोही अवरोही की कठिनाई उत्पन्न होने के 2 प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला दिया है शीघ्रता से पढ़ना, क्या है, शीघ्रता से पढ़ना, और भाव को समझकर ना पढ़ना। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 166 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, पढ़ते समय ध्यान देने योग्य 2 बातें। तो पढ़ते समय ध्यान देने योग्य 2 बातें आपको यहाँ पे लिखनी है। अगर 2 पूछा गया है तो 2 ही लिखना आप केवल। मैंने 3rd पॉइंट डाल दिया है, इसलिए डाल दिया है, मान लीजिए आपको, जैसे मान लो आपने 2 याद किए हैं, अब 2 में से आपको एक वो भी भूल गए, तो जो है तैयारी हमें थोड़ा 4 की करनी है। अगर क्वेश्चन 2 पूछा गया है तो 2 ही लिखना है। तो क्वेश्चन में आंसर इसका क्या होगा, पठन कौशल के निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला दिया है, पठन करते समय
शब्दों का उचित उच्चारण करना चाहिए तथा स्वर गति क्या है, लय गति प्रभा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या दिया है, पढ़ते समय प्रभाव उत्पादक शब्दों पर विशेष बल देकर बोलना चाहिए ताकि श्रोता उसके पठन की ओर क्या हो, आकर्षित हो। ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट दिया है इसका, अगला दिया है प्रत्येक शब्द को जोर जोर से आवश्यक है, क्या है, जोर जोर से पढ़ना क्या है, आवश्यक है। ऐसा करने से पठन पूरी तरह से सफल हो जाएगा। जहाँ रुकने की ज़रूरत हो वहाँ अवश्य रुकना चाहिए और शब्दों को अलग अलग करके सही बल और विराम के साथ पढ़ना चाहिए। ठीक है। ये हमारे क्या हो गई, जो पढ़ते समय हमें ध्यान देने योग्य बातें हो गई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि आज सुंदर खबर, ये तो आज सुंदर लेखन के कारण निम्नलिखित हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है कलम पकड़ने का सही ढंग ना होना। अगर बच्चे को जो है कलम उसने जो पकड़ी है, पेंसिल या पेंसिल पकड़ी है, अगर उसको पकड़ने का सही ढंग नहीं है तो वो जो है सही से सुंदर नहीं लिख पाएगा। अगला दिया है लिखने की कॉपी तथा आंखों की उचित दूरी होना चाहिए। अगर बच्चे को आप लिखाना सिखा रहे हैं तो उसकी आंखों से जो कॉपी की दूरी होती है वो सही होना चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट दिया है विराम चिन्ह का उचित प्रयोग। अगर हम विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारा जो लेखन होता है वो सुंदर नहीं होता है। फोर्थ दिया है लिखते समय बालक के बैठने का ढंग। अगर बच्चा लिखते समय सही से नहीं बैठा है, सीधा उसने अपनी पीठ को नहीं किया है, अच्छे से कुर्सी मेज पे या डेस्क पे नहीं बैठा है वो अच्छे से, तो उसको जो है लिखने में जो है वो सुंदरता नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमने ये 4 जो है पॉइंट इसके देख लिए। आपको 2 पूछे जाएंगे तो आप 2 लिख देना। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है पठन कितने प्रकार के होते हैं। क्या है, पठन कितने प्रकार के होते हैं, हम ऊपर भी देख चुके हैं। तो पठन 2 प्रकार के होते हैं, सास्वर पठन और मौन पठन। ठीक है। तो मुद्रा भाव पठन और भी पठन होते हैं, दृश्य पठन होता है, अभिनय पठन होगा, चित्र पठन होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 169 नंबर है कि शब्द किसे कहते हैं। तो 17 और 18 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। तो शब्द किसे कहेंगे, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। क्या है, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कान, कमल, ठीक है, कान हो गया, कमल हो गया, मैं हो गया, आप, विद्यालय, पुस्तक, राम इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखेंगे 170 नंबर क्वेश्चन दिया है अंतस्थ वर्ण कौन से हैं। तो अंतस्थ वर्ण बताने हैं कौन कौन से हैं। ता वर्ग हो गया, ताथा दाधा ना हो गया और पा वर्ग हो गया, पाफा बाभा माँ, ये हमारे क्या होते हैं, अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। क्वेश्चन दिया है गणित वर्ग मार्ग है। क्या है, गणित वर्ग मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह कथन किसका है। तो किसका कथन है, ये लॉक का कथन है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको क्लास कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और हमारे टारगेट एग्ज़ाम ओनली से ऐसे ही जुड़े रहें और अपने डीएलएड 4th सेमेस्टर की अच्छे से तैयारी करें और करते रहें हमारे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको क्लास आज की अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ना करना भूलें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर से आपके साथ आपकी नई क्लास में हाजिर होंगी। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।